देखिए बच्चों, आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, सीधे स्टार्ट ही करते हैं। हम हाल फिलहाल बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बहुत अच्छे से याद है, हमने पढ़ लिया था फर्स्ट एक्सरसाइज की। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग x प्लस आई वाई के फॉर्म में जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, या कई बार इसे a प्लस आई बी के फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, इसमें जो x है ना, जो x होता है इसे कहा जाता था, आपको शायद याद हो, इसे बोलते हैं रियल पार्ट, और जो y है इसे बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है ना, जो आयोटा के साथ है, जो i के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है, और जो x है वो रियल पार्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के बारे में। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अभी मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या माना है, x प्लस आई वाई माना है, तो इसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं z से, बात याद रखिएगा। ठीक है ना, तो अब क्या है कि अगर हम इसका मॉड्यूलस निकालना चाहते हैं, तो मॉड्यूलस मतलब कि z का मॉड्यूलस। ठीक है, तो कैसे निकालना है आपको इसका मॉड्यूलस, रूट बनाना है। रूट के अंदर x जो है, मतलब कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट y है तो y का स्क्वायर, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कहलाता है। ये बात याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हम कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इस तरीके से आप इसका मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालें, क्या निकालें, कॉन्जुगेट, तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालना है, कॉन्जुगेट का जो सिंबल होता है वो होता है z बार। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको आयोटा वाला साइन चेंज करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस आई वाई, ये इसका जो है कॉन्जुगेट कहलाता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर हम इसके कॉन्जुगेट का मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया, अगर हम इसका मॉड्यूलस निकालें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। z बार की अगर हम लोग z बार का मॉड्यूलस अगर निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिएगा ज़रा। रूट रियल पार्ट x है तो हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर माइनस y है तो हो जाएगा हमारा माइनस y का स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है हमारा, उसका हमने मॉड्यूलस निकाला, वो भी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। भाई देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, z बार का हम लोग मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, तो z बार का मॉड्यूलस मतलब मैंने क्या बताया मॉड्यूलस निकालने का तरीका, कि रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट है माइनस वाई है, तो माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, और माइनस वाई का स्क्वायर भी तो प्लस में ही होता है, माइनस के नंबर का स्क्वायर भी तो प्लस ही हो जाता है। तो आप इसको कह सकते हैं दिस इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप एक बात देखिएगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z का मॉड्यूलस, ठीक है, और उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस आप देख सकते हैं दोनों सेम आए हैं, दोनों सेम ही तो आए हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर z और उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस सेम ही निकल कर आता है, ये बात याद रखिएगा, है ना। मतलब हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसका मॉड्यूलस और z बार का मॉड्यूलस दोनों सेम निकल कर आते हैं। ठीक है, इसे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो अच्छा, अब देखिएगा ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। अगर हम ऐसा मान लेते हैं, कैसा, इफ, नहीं इसे छोड़िए, अभी मैं कुछ और बताता हूँ। अगर हम z बार की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी वैल्यू निकालना चाहें, z बार की वैल्यू, तो z की जो जनरल वैल्यू हम मानकर चलते हैं x प्लस आई वाई, और z बार की जो वैल्यू उसे मानकर चलते हैं x माइनस आई वाई, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख रहे होंगे फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, देखिए मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर दूँ तो ज़्यादा सही है। हाँ जी, अब देखिएगा, देखिए ये हम निकाल रहे हैं z बार की वैल्यू, ठीक है ना, z बार, तो z बार क्या है, कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल z लेकर चल रहे हैं, उसका कॉन्जुगेट z बार लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो z बार की वैल्यू में निकाल रहा था, तो एक्स स्क्वायर तो खैर हमारे पास एज इट इज है ही, और यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस, देखिए अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलेगा आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर,
तो हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारे प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज जेड जेड बार, ये जेड जेड बार की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा एक बात देखिएगा, जरा आप ध्यान दीजिएगा इस वाली कंडीशन पर। कौन सी वाली? इस वाली कंडीशन पर। मॉडुलस जेड की वैल्यू हमारे पास क्या थी? मॉडुलस जेड की रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो थी। अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ, अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं तो मॉडुलस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, मॉडुलस जेड का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से रूट हट जाएगा। अभी स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है, ठीक है। कुछ वैसी गलती नहीं करिएगा कि आप यहाँ पर इन दोनों पावर 2 से रूट हटा दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है ना। तो आप ये जो पावर 2 इसे होल पावर नहीं मान सकते, ठीक है ना। ऐसे काम कई बच्चे जल्दी जल्दी में कर देते हैं, पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। अगर होल स्क्वायर होता ना, ऐसे होल स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो पावर 2 से रूट हट जाता। अच्छा अब देखिएगा, मैं वापस से अपनी बात रिकॉल करता हूँ। अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो इसका स्क्वायर हो गया मॉडुलस जेड का स्क्वायर, और अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। क्या मिलेगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसकी जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर मॉडुलस जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो देखिएगा जेड जेड बार, ये ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, मॉडुलस जेड का स्क्वायर, ये रिलेशन है, ठीक है। जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर, ठीक है ना। ये रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड था, उसका मॉडुलस हम निकालते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके। उसका अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा वाला साइन चेंज कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाता है एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। अगर हम इसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालें तो वो भी सेम ही निकल कर आता है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप माइनस आई वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही हो जाता है वो, ठीक है। तो अच्छा एक बात और याद रखिएगा, x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है। आई वाई इमेजिनरी नहीं बोलते हैं, y इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये बात हमने नोटिस की कि जो z का मॉड्यूलस है वही उसके जो है कॉन्जुगेट का भी मॉड्यूलस है। तो z का मॉड्यूलस और z बार का मॉड्यूलस दोनों सेम होते हैं। फिर मैंने z बार की वैल्यू निकाली है। z का मतलब x प्लस आई वाई और z बार का मतलब x माइनस आई वाई। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया फॉर्मूला लगाकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट इज है, आई वाई का स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने एक बात नोटिस की कि अगर हम मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आया है इसे मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए मैं कुछ और बातें आपको बता देता हूँ। कई बार ये लोग कह देते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो अपने कॉन्जुगेट के बराबर है, ठीक है ना। एक z इज इक्वल टू जेड बार, अगर ऐसा है तो क्या होता है, z मतलब हम x प्लस आई वाई लेकर चलते हैं और z बार मतलब हम x माइनस आई वाई लेकर चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा, आप x प्लस आई वाई इधर ले आइए तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस आई वाई इधर ले आइए, x प्लस आई वाई तो यहाँ पर है ही, तो -x हो जाएगा और ये आई वाई इधर जाके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x कैंसिल, आई वाई मिलके हो गया है 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा 2y का आप यहाँ पर अगर डिवाइड कर दें तो आपको y कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और y क्या था आपका, इमेजिनरी पार्ट था, है ना। y इमेजिनरी तो था, x इज रियल एंड y इज इमेजिनरी पार्ट। तो आप इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि अगर z बार के बराबर होता है तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट निकल कर आता है आई एम ऑफ जेड का मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मतलब y, ये आपका हमेशा 0 के बराबर है ना। ध्यान रखिएगा ये बात, अगर जेड बार के इक्वल होता है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यानी कि y हमारा 0 के बराबर होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखिएगा, अगर ऐसा हो जाए कि z आपका माइनस जेड बार के इक्वल हो तब क्या कंडीशन आएगी, z तो आपके पास है ही, आप इसको लिख सकते हैं माइनस, ऐसे लिखिए z की वैल्यू लिख दीजिए x प्लस आई वाई माइनस इसकी वैल्यू होगी x माइनस आई वाई, ठीक है। तो x प्लस आई वाई एज इट इज है, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -x प्लस आई वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ध्यान दीजिए, इसको इधर लेकर आइए, ये वाली वैल्यू इधर लेकर आइए,
तो x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू 0। आई वाई से आई वाई कैंसिल, x और x मिलके हो गया 2x इज इक्वल टू 0। तो कहता है डिवाइड हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। मतलब ये कहने का अगर z माइनस जेड बार के बराबर होता है तो x की वैल्यू 0 होती है। x मतलब रियल पार्ट ना, तो आप लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0। अगर z बार के बराबर है तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 आता है, और z माइनस जेड बार के बराबर है तो उसके इसमें रियल पार्ट ऑफ z बराबर 0 आता है। ये दोनों रिलेशंस आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, आपको मॉड्यूलस निकालना आ गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो मॉड्यूलस आपको निकालना आ गया। जेड बार भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, काम की बातें सारी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 के बारे में, ठीक है। चलिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक बात और रिकॉल कर दूं, 9th-10th में हमने पढ़ा हुआ है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ करता था, हम कार्टेशियन प्लेन जो पढ़ा करते थे, ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस था, ये वाई था और ये वाई डैश एक्सिस था। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। इस वाले क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता था, ये सेकंड कहलाता था, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, हमेशा एक्स पहले लिखते थे हम। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ठीक है ना। आपको रिलेशन याद होगा मेरे ख्याल से वैसे तो, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद देखिए हम लोग बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। जैसे हमारे यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन था, इसी तरीके से जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्लेन होता है उसे बोलते हैं आर्गेंट प्लेन। ये बात याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है उसे आर्गेंट प्लेन कहा जाता है, ठीक है। और कुछ बातें पुरानी वाली भी चलेंगी, कुछ बातें नई वाली भी चलेंगी। अब जो 5.2 का जो पहला सवाल है, फाइंड द मॉडुलस एंड द आर्गुमेंट, आपको मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है। बताऊंगा, देखिए आर्गुमेंट होता क्या है, समझिएगा ज़रा अच्छे से। देखिए, हमारे पास जो नंबर है, पहला वाला ही देख लेते हैं। z हमको दिया हुआ है -1 माइनस i√3, ये आपका z है। उन्होंने बोला एक तो आप इसका मॉडुलस निकालिए, दूसरा आप इसका जो है आर्गुमेंट निकालिए, ठीक है ना। बताऊंगा आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है। देखिए, पहले मॉडुलस की बात करते हैं। मॉडुलस अभी हम निकालना सीख भी चुके हैं। रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब कि -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, -√3 ना, तो -√3 का स्क्वायर। रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है और -√3 का स्क्वायर 3 हो गया। आप देख सकते हैं आपका √4 हो गया, तो आप इसे लिख सकते हैं 2। तो यहाँ पर z का जो मॉड्यूलस है वो तो निकल कर आ गया 2, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इजी सी बात थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। मॉड्यूलस आपको समझ में आ गया, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या बताया, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते जाइएगा, ये सारी चीज़ें लिखते जाया करिए। द प्लेन इन विच अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड इज नोन एज आर्गेंट प्लेन, ठीक है। तो अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि इसका आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं। देखिए, आर्ग्यूमेंट का एक और भी नाम है एम्पलीट्यूड, चलिए बाद में बात करेंगे। हाँ जी, तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ जो हमारा जो z होता है वो x प्लस आई वाई होता है, -1 माइनस i√3। अगर आप बात करते हैं तो इसका रियल पार्ट कितना है, -1 है, तो x की वैल्यू तो -1 है। और अगर हम लोग बात करें इमेजिनरी पार्ट के बारे में, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो -√3 है। विद साइन चलना होता है, ठीक है, विद साइन आपको चलना होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि y है वो आपका -√3, तो आपका x -1 है, y आपका -√3। आप क्या निकालना चाहते हैं, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, है ना। आर्ग्यूमेंट का मतलब है थीटा, ठीक है। तो थीटा कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला याद रखिए, tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x। क्या लिखना है, tan इनवर्स मॉडुलस। अब एक काम करिए, रुकिए थोड़ा सा, अभी मैं आपको बताऊंगा आर्गुमेंट कैसे डायरेक्टली कैसे निकालने हैं। अब एक काम करिए, अभी आप यहाँ पर आप अल्फा निकालिए, क्या निकालिए, अल्फा।
अल्फा का फॉर्मूला याद रख लीजिए, tan इनवर्स मॉड्यूलस y अपॉन x। पहले अल्फा निकालते हैं, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। सीधे अगर थीटा निकालने की कोशिश करें थोड़ा सा ट्रिकी बन जाएगा, वो मैं नहीं चाहता आप कंफ्यूज हो। तो आप पहले अल्फा फाइंड आउट करिए। अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड्यूलस y अपॉन x। तो tan इनवर्स मॉड्यूलस y अपॉन x, y देखिएगा हमारे पास कितना -√3 अपॉन x हमारे पास है -1, ठीक है। तो ये देखिएगा माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा tan इनवर्स मॉड्यूलस √3। और देखिए मॉड्यूलस का काम होता है नंबर को पॉजिटिव कर देना, आपको याद होगा। अगर लिखा है मॉड्यूलस -2 तो इसकी वैल्यू 2 हो जाती है, अगर लिखा है मॉड्यूलस -4 तो इसकी वैल्यू 4 हो जाती है। अगर लिखा है, मैं नॉर्मल नंबर के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस तो हम √x² + y² करके निकालते हैं, ठीक है ना। और अगर रूट में मॉड्यूलस में 5 है तो ये 5 ही हो जाता है सिंपली। मतलब मॉड्यूलस जो होता है वो नंबर को पॉजिटिव कर देता है इनडायरेक्टली। मॉड्यूलस करके जो हम नंबर की वैल्यू निकाला करते हैं उसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से भी जानते हैं। बात याद रखिएगा, किस नाम से जानते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या निकाल लिया यहाँ से, अल्फा = tan इनवर्स मॉड्यूलस √3। √3 का मॉड्यूलस 3 हो जाएगा, मतलब √3 हो जाएगा, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है ना। तो हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स √3। अच्छा और देखिएगा, देखिए √3 जो होती है वो tan 60 की वैल्यू होती है। 60 मतलब क्या आपको याद है, π/3। tan इनवर्स और tan आपस में हट जाएंगे, सिर्फ आपको मिलेगा π/3। ये आपका निकल कर आया है अल्फा, दिस इज अल्फा, ये हमारा अल्फा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक मेरे ख्याल से हमने अल्फा जो निकाला है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी हमने आर्ग्यूमेंट अभी तक नहीं निकाल पाया है, हमने अभी अल्फा निकाल दिया है, ठीक है। अच्छा अभी मैं समझाऊंगा इनवर्स कैसे क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूँ, ये सारी बातें क्लियर कर दूंगा अभी कि tan इनवर्स और ये tan इनवर्स है क्या बेसिकली। चलिए भी आपको पहले बोली थी, देखिए जैसे आप जानते हैं कि जैसे sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। अगर आप साइन इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, उसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2। ऐसा होता है tan इनवर्स साइन इनवर्स, इसका मतलब 1/sin या 1/10 नहीं है। आप साइन इनवर्स को 1/sin नहीं कह सकते, है ना। साइन इनवर्स को आप 1/sin नहीं कह सकते, बस अंतर ये है कि जैसे साइन cos tan जो होते हैं उनके साथ हम हमेशा एंगल लिखते हैं, और जो इन्वर्स वाली वैल्यूज होती हैं उनके साथ हम वैल्यूज लिखते हैं, है ना। यहाँ एंगल लिखा जाता है और इसके साथ वैल्यू लिखी जाती है, यही कंडीशन थी, ठीक है ना। तो tan इनवर्स √3 था, √3 को हम tan π/3 लिख सकते हैं। ये tan और tan इनवर्स दोनों आपस में हट जाएंगे, आपको मिलेगा सिर्फ π/3। ये अल्फा की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई है, अल्फा की। लेकिन अभी तक हमारा आर्ग्यूमेंट नहीं आया, मैं बताता हूँ आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आर्ग्यूमेंट का दूसरा नाम मैंने आपको बताया है एम्पलीट्यूड, याद रखिएगा, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं। इसका सिंबल होता है अपने पास थीटा, ठीक है ना। कैसे निकालते हैं देखिएगा, देखिए आपको क्या करना है कि आपको क्वाड्रेंट चूज करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, किस क्वाड्रेंट में आपको जाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, देख सकते हैं x भी -1 है और y -√3 है, तो आपको थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको कोई वैल्यू मिलती है तो थीटा जो होता है अल्फा के बराबर होता है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू मिलती है तो थीटा जो होता है π - अल्फा के इक्वल होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू मिलती है तो थीटा जो होता है वो अल्फा - पाई के इक्वल होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू मिलती है तो थीटा इक्वल होता है आपका -अल्फा। ये चारों कंडीशन आपको याद रखनी है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा बराबर होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा π - अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा - पाई होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा -अल्फा होता है। अब हमें कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचे हैं हम, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे हैं। तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा - पाई। अल्फा कितना था, π/3 पाई। आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए, ये हो जाएगा π-3π/3। तो आप इसे कह सकते हैं -2π/3। ये हमारे पास निकल कर आ गया थीटा। आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड एक ही बात है, इसका सिंबल होता है थीटा। और निकालते कैसे आपको क्लियर हो गया, पहले अल्फा निकाला, tan इनवर्स मॉड्यूलस y अपॉन x। tan इनवर्स y हमारे पास था -√3, x हमारे पास था -1, सॉल्व किया, √3 हो गया,
ठीक है ना। √3 हमारे पास है, √3 को हमने लिख दिया 10 π/3, 10 इनवर्स से 10 हट जाता है तो आपको मिल जाता है π/3, ये अल्फा था। उसके बाद हमें क्या करना है, क्वाड्रेंट देखना है, किस क्वाड्रेंट में आप पहुंचे हैं। तो एक्स भी नेगेटिव था, वाई भी नेगेटिव था, तो हमें पता चला कि हमें थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचना था। थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू होता है अल्फा माइनस पाई, है ना, अल्फा माइनस पाई, तो पाई की वैल्यू अल्फा माइनस पाई, तो अल्फा हमारे पास था π/3, तो π/3 माइनस पाई सॉल्व किया तो -2π/3 निकल कर आ गया। दिस इज आर्ग्यूमेंट फॉर एम्पलीट्यूड एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ठीक है, चलिए थोड़ी इंक फिल कर लें फिर आगे बढ़ते हैं ना। अभी और समझाऊंगा और क्लियर हो जाएगा, देखिए। इसके बाद देखिएगा हमारा जो सेकंड है, इसका सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू -√3 प्लस आई। ठीक है, अच्छा z बेसिकली क्या होता है हमारा x प्लस आई वाई होता है, -√3 प्लस आई। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से x और y की वैल्यूज निकाल लेते हैं। x हमारे पास आप देख सकते हैं -√3 है रियल पार्ट, और y आप देख सकते हैं y होता है इमेजिनरी पार्ट, मतलब कि i के साथ जो नंबर होता है वो y होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं i के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है ना, तो y आपका 1 है, x आपके पास -√3 है और y आपके पास 1 है। पहले आपको निकालना है इसका मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, रूट में रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। तो रियल पार्ट हमारे पास था -√3, मतलब कि x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया, तो √4 हो गया, 4 का √2 निकल कर आ गया। दिस इज आर मॉड्यूलस, ये हमारा मॉड्यूलस निकल कर आ गया। ठीक है ना, अब निकालना है हमको आर्ग्यूमेंट, तो उसके लिए पहले निकालते हैं अल्फा। तो अल्फा हमने क्या बनाया, tan इनवर्स मॉड्यूलस y/x। ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड्यूलस, देखिए y हमारे पास 1 है, x हमारे पास -√3 है, तो -√3 अल्फा इज इक्वल टू, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मॉड्यूलस होता है वो तो माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है ना डायरेक्टली, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स, अब इसे 1/√3 लिख देता हूँ मैं सिंपली, 1/√3। ठीक है ना, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 जो होता है, देखिए वो tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 मतलब π/6, भाई 180/6 अभी तो 30 आएगा, tan और tan इनवर्स हट जाते हैं आपस में, क्या मिलेगी इसकी वैल्यू π/6 से आपके पास अल्फा निकल कर आ गया। अब आप ये देखिए आपको कौन से क्वाड्रेंट में मूव करना है, आप कौन से क्वाड्रेंट में आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, x नेगेटिव इधर होता है y पॉजिटिव इधर होता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड हमने क्या कंडीशन पढ़ी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा बराबर होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा होता है। तो अब हम लोग जब इसका फाइंड आउट कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा, तो कौन से क्वाड्रेंट में थे हम लोग, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा वॉज π/6, तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 5π/6, ये आपके पास आर्ग्यूमेंट निकल कर आ गया। ठीक है, बस यही काम आपको इस क्वेश्चन में करना था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट, ये सब जो क्वेश्चन हैं आपके, इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पोलर फॉर्म का मतलब होता है जो थीटा हम लोग निकाल रहे हैं इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो यही है, बस थोड़ा सा एक्सीड मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाएगा,
बाकी सब यही रहने वाला है, ठीक है, ऑलमोस्ट यही रहने वाला है, ठीक है। चलिए मैं समझाता हूँ, ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। अब थर्ड करते हैं। वन माइनस आई, हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इस बार वो है वन माइनस आई, और आपको इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, किसमें, पोलर फॉर्म में। तो देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म होती है ना, z की, वो होती है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है ना, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब देख मैं आपको समझाता हूँ, ये थीटा से तो आप इंट्रोड्यूस हो गए, थीटा क्या है, थीटा आपका आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड है। r के बारे में बताया था, r क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेन यानी आर्गेंट प्लेन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना, और इसका रियल पार्ट है x और इमेजिनरी पार्ट है y, ठीक है ना, x, y। तो ये जो पॉइंट है x, y, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप x एक्सिस पर x चले हैं, y एक्सिस पर आप y चले हैं, तभी तो आपको x, y तक पहुँचे हैं। इधर आप चले हैं x, इधर आप चले हैं y, तभी तो x, y पर पहुँचे हैं। तो अगर आप ये वाली डिस्टेंस निकालें, है ना, ये आपका x है, ये आपका y है, और अगर आप ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं, ये वाली, तो ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपकी r कहलाती है, ठीक है। तो आप r की वैल्यू अगर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाँ, ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है ना, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप r निकालेंगे तो ये पावर 2 उधर जाके रूट हो जाएगी, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही आपका r है। r आपको कैसे निकालना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके आपको r पता चल जाएगा। और इसी तरीके से आपको z का मॉड्यूलस भी पता चलता है। भाई मॉड्यूलस और z भी तो हम ऐसे निकालते हैं, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r की वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ z की वैल्यू दोनों सेम आते हैं। मॉड्यूलस ऑफ z भी इतना ही था और r भी इतना ही है, तो दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, ज़रा इस नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो z है वो हमारा है x प्लस आई वाई, ये हमारा है वन माइनस आई। अब आप कंपैरिजन करिए, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को निकालिए, तो आपका जो x है वो निकल कर आएगा, देखिए 1, और जो y है वो निकल कर आएगा आपका i का जो कोफिशिएंट होता है y कहलाता है। और यहाँ पर i के साथ क्या है, -1 है ना, i के साथ मल्टीप्लाई में क्या, 0 मत मान लीजिएगा, -1, ये आपके पास y की वैल्यू है, ठीक है। तो अब आपको निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मैंने क्या बताया, ये होता है, ठीक है। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा, इसके लिए r निकालना पड़ेगा। r क्या होता है, अभी हमने बात की थी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x हमारे पास 1 है प्लस y हमारे पास -1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, तो हमारे पास r कितना निकल कर आया, रूट 2 निकल कर आया, ये हमारे पास r हो गया। अच्छा अब पोलर फॉर्म के लिए आपको थीटा भी निकालना पड़ेगा। तो थीटा कैसे निकालते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है बात। पहले हम निकालते हैं अपना एल्फा। तो एल्फा की वैल्यू क्या रहती है, tan इनवर्स मॉडुलस y अपॉन x, मॉडुलस लाना भूल गया, मॉडुलस y अपॉन x, ठीक है। तो एल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस, देखिए y हमारे पास -1 है, x 1 है, तो -1 अपॉन 1, -1 अपॉन 1 का मतलब -1 हो गया, और मॉडुलस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपका रह जाएगा सिर्फ 1, और 1 जो होती है tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, 45 मतलब π/4, tan इनवर्स और हट जाएंगे, आपको अल्फा मिलेगा सिर्फ π/4, अल्फा आ गया। अब आपका अगला काम होता है थीटा निकालना। तो आपको क्वाड्रेंट चूज करना पड़ता है कि आप किस क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, आपको क्वाड्रेंट भी चूज करना पड़ता है। देखिएगा यहाँ पर जो x है वो आपका +1 है, y आपका -1 है, ठीक है। x 1 है और y -1, मतलब x पॉजिटिव है y नेगेटिव, तो x पॉजिटिव इधर होता है, y नेगेटिव इधर होता है, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस पाई होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा होता है। तो यहाँ पर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचे हैं, तो थीटा होगा आपका माइनस अल्फा के बराबर, मतलब कि -π/4, ठीक है।
माइनस पाई बाय 4, ये आपके पास निकल कर आ गया थीटा। अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म निकालना था ना, इसका मतलब z इज इक्वल टू r हमारे पास कितना था √2, ठीक है। cos थीटा मतलब कि cos माइनस पाई बाय 4 प्लस i साइन माइनस पाई बाय 4, √2 आपके पास एज इट इज। देखिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि cos और sec जो होते हैं वो एंगल का माइनस एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो आपका ये हो जाएगा सिर्फ cos पाई बाय 4 और साइन वगैरह या जितने भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सब में माइनस आगे आ जाता है, तो माइनस i साइन पाई बाय 4 हो गया हमारा। दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब ये कहने का कि 1 माइनस i का जो पोलर फॉर्म है वो निकल कर आया है ये वाला, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ये दोनों सेम वैल्यू एग्जिबिट करते हैं, देखिए कैसे, cos पाई बाय 4 मतलब cos 45, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, ये करना नहीं आपको, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये भी साइन जो है 1/√2 हो जाएगा साइन 45, तो हो गया i × 1/√2 और बाहर आपका √2 लिखा है, √2 1/√2 बाहर ले सकते हैं, तो √2 तो ऊपर है ही ये वाला, 1/√2 नीचे आ गया, अंदर बचेगा 1 माइनस i, तो देखिए इससे कैंसिल, ये 1 माइनस i ही तो निकल कर आया है ना। तो ये जो है जो हमने निकाला है इसको सिंप्लीफाई करके वापस से ही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थीटा के फॉर्म में और r के फॉर्म में आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ, फिफ्थ भी सेम है ना, फोर्थ भी सेम है, तो सिक्स बाद में करेंगे, 6 और 8 बाद में करेंगे, पहले 7th करते हैं, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा √3 प्लस है, z इज इक्वल टू √3 प्लस, ठीक है। देखिए z होता है हमारा x प्लस आई बाय ना, इज इक्वल टू √3 प्लस आई। इसके बाद हम करते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट, तो हमारा x निकल कर आएगा जो कि रियल पार्ट होता है वो तो √3 है, और जो y निकल कर आएगा, देखिए i का जो कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, बार बार मैं रिकॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पर i का कोफिशिएंट क्या है 1 ही तो है, तो यहाँ पर y हो गया हमारे पास 1। पहले हम निकालते हैं r, और r की वैल्यू क्या होती है √x² प्लस y² की इक्वल होती है, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू, अगर आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 3 मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर आपको 1 मिल जाएगा, तो 3 + 1 4 हो गया, 4 का √2 निकल कर आ गया हमारे पास r आ गया, ठीक है ना। अब आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा निकालना पड़ता है। थीटा हम कैसे निकालते हैं, पहले हम निकालते हैं अल्फा, तो अल्फा होता है हमारे पास tan इनवर्स मॉड्यूलस y/x, ठीक है ना। y हमारे पास देखिएगा 1 है और x हमारे पास √3 है, तो 1/√3, देखिए 1/√3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मॉड्यूलस का कोई असर उसके ऊपर होने वाला है नहीं। 1/√3 10 में 30 की वैल्यू होती है, मतलब कि π/6 की, tan और tan इनवर्स हट जाएंगे तो अल्फा आपको मिल जाएगा कितना π/6, ये आपको अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है जो आपकी π/6 के इक्वल निकल कर आई है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अपना क्वाड्रेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा अल्फा के बराबर होता है, तो थीटा जो होगा वो भी हमारा π/6 ही हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो जो हमारा z था उसका पोलर फॉर्म निकल कर आएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये तो बताया था हमने, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो r हमारे पास कितना निकल कर आया 2, cos थीटा की वैल्यू देखिएगा π/6 प्लस i sin π/6, ये हमारे पास निकल कर आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई भी आपको जरा सी भी दिक्कत है नहीं, है ना।
इस बार 6 वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व भी कर दिया। देखिए यहाँ पर हमको दे रखा था जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो -3 के इक्वल है ना, मतलब सिर्फ रियल पार्ट उन्होंने हमको दिया हुआ है, i वाला पार्ट दिया ही नहीं था, सिर्फ -3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं -3 + 0i है ना, बस आयोटा लाने के लिए, i को लाने के हमने इसको ऐसे लिख दिया -3 + 0i। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको x तो मिल जाता है रियल पार्ट मतलब कि -3, और ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो आपका हो गया 0, आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, पहले हम निकालते हैं r। r क्या होता है, √x² + y², यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। r इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9। ठीक है, 0 का स्क्वायर तो क्या 0 ही हो गया, 9 हो गया, और 9 का रूट आपको 3 ही मिल जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं अल्फा। अल्फा होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस y/x, तो tan इनवर्स मॉड्यूलस y हमारे पास 0 है, x हमारे पास -3 है। 0 पर -3 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 आपकी tan 0 की वैल्यू होती है, और tan से tan इनवर्स खत्म, अल्फा हमारा 0 निकल कर आ गया। ठीक है, तो अल्फा तो निकाल लिया, अब हमारे काम है थीटा निकालना। तो थीटा कैसे निकालते हैं, हम क्वाड्रेंट चूज करते हैं। x देखिएगा नेगेटिव है, y 0 है, तो देखिए x नेगेटिव आपको यहाँ मिलता है, y 0, तो y 0 की हम लोग अगर बात करें तो देखिए x नेगेटिव यहाँ है। अब y 0 की बात करें तो अब कंडीशन क्या आ जाती है कि अगर y 0 है तो मतलब आपको ऊपर नीचे कहीं चलना ही नहीं, इसी एक्सिस पर चलना है, इसी एक्सिस पर चलना है। ठीक है ना, तो माइनस जो है x की वैल्यू माइनस है और y आपका 0 है, तो यहीं यहीं चलना है बस, ऊपर नीचे कहीं जाना ही नहीं है। अच्छा, अब देखिएगा, अब कंडीशन क्या आ जाती है कि क्वाड्रेंट कौन सा लें, हमें तो क्वाड्रेंट में वैल्यूज पता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो थीटा अल्फा के बराबर हो जाता, सेकंड होता तो थीटा पाई माइनस अल्फा के इक्वल हो जाता, थर्ड होता तो अल्फा माइनस पाई हो जाता, फोर्थ होता तो थीटा इज इक्वल माइनस अल्फा हो जाता। अब यहाँ पर x नेगेटिव y 0 है, तो आपको सिर्फ यहीं यहीं चलना है ना, तो ये क्वाड्रेंट का पता चलना ना ये क्वाड्रेंट का पता चल रहा। तो ऐसे केस में आप क्या करें, छोटा वाला क्वाड्रेंट ले लें, जो पहले क्वाड्रेंट आपको मिल रहा है वो वाला क्वाड्रेंट आप ले लेंगे। तो सेकंड वाला पहले मिल रहा है, तो सेकंड वाले के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा के बराबर होती है। फिर से मैं बात आपको रिकॉल कर देता हूँ कि यहाँ पर हमको x की वैल्यू तो मिल गई नेगेटिव है ना, लेकिन y हमारा 0 है, तो अगर y 0 है तो हम चूज ही नहीं कर पाएंगे कि हमें किस क्वाड्रेंट में जाना है, क्योंकि x नेगेटिव तो यहाँ मिल जाएगा। y 0 का मतलब है ना तो आपको ऊपर चलना है ना आपको नीचे चलना है, y 0 का मतलब ये हुआ। तो अब हम कौन सा क्वाड्रेंट चूज करें, तो आप देखिए कौन सी दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट एक थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप सेकंड वाला ही ले लीजिए। आपको क्या करना है, पास वाला क्वाड्रेंट ले लेना है, कम वाला क्वाड्रेंट आपको ले लेना है। तो थीटा की वैल्यू होगी पाई माइनस 0, तो ये पाई निकल कर आ गया भाई, थीटा इज इक्वल क्या था सेकंड वाले क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा था ना, अल्फा की वैल्यू 0 है, तो आप कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 0, तो पाई हो गया। तो जब थीटा की वैल्यू पाई आ चुकी है आपके पास, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म होता है क्या होता है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो थीटा हमारे पास पाई है तो हो गया r हमारे पास कितना था 3, तो 3 cos पाई प्लस i sin पाई। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है पोलर फॉर्म निकल कर आ गया। इसके बाद देखिएगा 8th वाला मैं आपको करके बताता हूँ। इस बार आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z वो है i के इक्वल, i। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर इस बार रियल पार्ट नहीं है, तो हम इसे लिख लेते हैं 0 + i, तो x 0 हो जाएगा y 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा x हो गया 0 और y हो गया हमारा 1। तो पहले हम निकालेंगे क्या अपना r होता है √x² + y², तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर तो 0 है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 का रूट आप देख सकते हैं 1 निकल कर आ गया, ये हमारे पास r निकल कर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अल्फा के बारे में। तो अल्फा होता है tan इनवर्स मॉड्यूलस y/x, y देखिएगा 1 है एक 0 है, तो 1/0 y/x होता है ना, तो tan इनवर्स देखिए 1/0 एनी नंबर अपॉन 0 हमेशा होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो आपका इनफाइनाइट निकल कर आ गया, आपका इनफाइनाइट नहीं बन सकता। ठीक है, आपका इनफाइनाइट निकल कर आ गया। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट कह दीजिए, इन्फिनिटी कह दीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है।
देखिए इनफाइनाइट जो होता है वो 10 π/2 की वैल्यू होती है। 10 और 10 बस हट जाएंगे, आपको मिलेगा सिर्फ π/2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपके पास π/2 निकल कर आ गई। अब हम देखते हैं अपना क्वाड्रेंट। x 0 है, y पॉजिटिव है, तो देखिए y पॉजिटिव आपको ऊपर मिलेगा, है ना, y पॉजिटिव ऊपर मिलेगा। तो अब y पॉजिटिव आपको ऊपर मिल रहा है, इसके बराबर में आपको x नहीं चलना है, x 0 है, ना तो आपको इधर चलना है ना आपको इधर चलना है। तो मैंने क्या बताया आपको, पहला जो क्वाड्रेंट मिल रहा है आपको वो ले लेना है। ठीक है, देखिए y पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में भी होता है, इस क्वाड्रेंट में भी होता है, तो आपको फर्स्ट वाला चूज कर लेना है। और फर्स्ट वाले उसमें जो है क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू आपका अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू अल्फा हमारे पास π/2 आ गया। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर था i, इसका जो पोलर फॉर्म निकल कर आएगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा ना, तो r तो 1 है, cos थीटा, थीटा मतलब π/2 प्लस i sin π/2। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई करके कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो आपका हो जाएगा cos π/2 प्लस i sin π/2। ये आपका इस जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था इसका पोलर फॉर्म सिंपली निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.3 और थोड़ा सा फिल कर लें, उसके बाद इस एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 5.3 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हुआ करते थे, जहाँ पर x की जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए आपने 10th में जो पढ़ा था वहाँ पर आपने सिर्फ ये पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स क्या होते हैं, आपने सिर्फ रियल रूट्स पढ़े थे, आपने इमेजिनरी रूट्स अभी तक नहीं पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग पढ़ेंगे, आप इनके इमेजिनरी रूट्स भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 3 = 0, आपको इसे सॉल्व करना है, यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो जनरल फॉर्म होता है, वो होता है ax² + bx + c = 0। जो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a कहलाता था, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b कहलाता है, और जो कांस्टेंट है जो अकेला है वो c कहलाता है। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं a जो है उसकी वैल्यू तो आपके पास 1 हो गई। x यहाँ पर है ही नहीं, x का आपका कोफिशिएंट b कहलाता है, बट देयर इज नो वेयर x इन इट, यहाँ पर x है ही नहीं। तो आप ये कह सकते हैं जो b है आपका वो 0 हो गया, और कांस्टेंट की बात करें, c की बात करें, तो आपका c 3 हो गया। ठीक है, a हो गया 1, b हो गया 0 क्योंकि x यहाँ पर है नहीं, और कांस्टेंट जो c होता है वो आपका 3 हो गया। ठीक है, याद रखिएगा x² का कोफिशिएंट a था। ठीक है, चलिए अच्छा अब देखिएगा यहाँ पर आपको स्प्लिटिंग नहीं करनी है, आपको यहाँ पर लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या लगाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं आपको याद दिला देता हूँ, x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो x = -b, b हमारे पास कितना है 0, -0, तो -0 कुछ नहीं होता, वो 0 ही होता है, प्लस माइनस √b² b² मतलब 0 का स्क्वायर, -4a, a हमारे पास कितना है 1, और c हमारे पास कितना है 3/2a, a हमारे पास कितना है देखिएगा 1, तो 0 ± रूट, ये देखिएगा, देखिए 4 1 सा 4 3 सा 12 निकल कर आ गया है, 0 - 12 करेंगे तो आपको -12 मिलेगा,
देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ज़रा, देखिए ये -12 है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि i² की वैल्यू -1 के बराबर होती है ना, i² इज -1, तो -12 को आप लिख सकते हैं 12i², लिख सकते हैं ना ऐसे भाई, i² की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो i² की वैल्यू जो -1 है, तो -1 इंटू 12 तो -12 ही आ जाएगा अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस, देखिए अभी आप इसका रूट लीजिए, 12 का रूट अगर आप लेते हैं तो आप 12 के जब फैक्टर्स करेंगे तो आपको मिलेगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो 2 का पेयर बन गया, जिसका पेयर बन जाता है उसे हम रूट के बाहर लिख लेते हैं, जिसका पेयर नहीं बनता उसे हम रूट के अंदर लिखे रहने देते हैं, तो 2√3 ये आपका 12 का रूट निकल कर आ गया 2√3, साथ में i² है, i² का रूट हो जाएगा आपका सिंपली i होल अपॉन 2, ये निकल कर आ गया। अच्छा अब देखिएगा ये हमारे पास x की दो वैल्यूज निकल कर आ गई, 0 प्लस माइनस 2√3 अपॉन i। देखिए 0 प्लस माइनस को आप कर लें, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, 0 इज नथिंग है ना, तो हो गया हमारे पास प्लस माइनस 2√3i अपॉन 2 से आपका 2 हट जाएगा, तो x की वैल्यू निकल कर आई प्लस माइनस √3i, मतलब इसके दो रूट्स हैं, एक तो x की वैल्यू है प्लस √3i है ना, मतलब पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन दो साइन है ना यहाँ पर, और एक x की वैल्यू है माइनस √3i। देखिएगा यहाँ पर रूट के अंदर इमेजिनरी वैल्यू है, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया था ना, मतलब कि इसके रूट्स इमेजिनरी है, आयोटा आने का मतलब ही है इसके रूट्स इमेजिनरी है। आपने 10th क्लास में इमेजिनरी रूट्स की स्टडी नहीं की थी, जहाँ पर भी ऐसी वैल्यू आती है हम उसे छोड़ दिया करते थे अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो, बट लेकिन आपको यहाँ पर स्टडी करनी है नेगेटिव इमेजिनरी रूट्स के बारे में भी, मतलब रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो उसकी भी स्टडी आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा सेकंड करके बताता हूँ। ये आपके पास है सेकंड वाला क्वेश्चन, 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर जो a है वो 2 है, जो b है वो 1 है, जो c है वो 1 है। अभी देखिए x² का जो कोफिशिएंट है वो a कहलाता है, x का जो कोफिशिएंट है 1 है ना यहाँ पर, वो b कहलाता है, और कॉन्स्टेंट आपका c हो गया। तो हम जब x निकालेंगे तो होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है, तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 -b, ये हमारे पास -1 है, प्लस माइनस √b², तो 1² माइनस 4a हमारे पास 2 है इंटू c/2a, ये हमारे पास है 2। 1 का स्क्वायर देखिए 1 हो गया, 4 2 8 हो जाएगा आपका, है ना, 4 2 से 8 में 8 हो गया अपॉन 4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखिए ये हमारे पास रूट के अंदर आ गया -7, तो -7 अपॉन 4, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, रूट के अंदर देखिए आपका जो -7 था आप इसे लिख सकते हैं 7i², याद रखिएगा भाई i² -1 होता है तो -7 ही हो जाएगा इनडायरेक्टली, ये है ना, और होल अपॉन आप देख सकते हैं आपके पास 4 है यहाँ पर, -1 प्लस माइनस, आप इसका रूट लें, देखिए 7 का रूट आप नहीं ले सकते, ये रूट 7 ही रहेगा, i² की वैल्यू i हो गई, मतलब रूट था ना i² का रूट i हो गया अपॉन 4। अच्छा अब देखिएगा x की यहाँ पर वैल्यू हमारे पास ये निकल कर आ गई, इनडायरेक्टली इसमें दो रूट्स हैं, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगा हुआ है, तो दो रूट्स कौन कौन से हैं, एक तो है पॉजिटिव साइन, जब आप लेंगे ये वाला साइन पॉजिटिव लेंगे तो -1 प्लस √7i/4, ये तो तब है जब आप पॉजिटिव साइन लेकर चलेंगे, और जब आप नेगेटिव साइन लेकर चलेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर माइनस साइन लेकर चल रहे हैं ना, तो -1 माइनस √7i/4, आप चाहें ऐसे अलग लिख दीजिए या फिर आप चाहें तो ये छोड़ दीजिए, बस ये आपका आंसर हो गया, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते इसके बाद, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑलमोस्ट सब सेम ही जैसे हैं, मैं आपको करके बताता हूँ 7th वाला क्वेश्चन, ठीक है।
ये है रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए है, तो ए हमारे पास है रूट टू। एक्स का जो कोफिशिएंट है वो बी है, तो बी 1 है, और सी हमारे पास है रूट टू। ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ठीक है ना। और हम लोग बात करते हैं एक्स की वैल्यू के रिगार्डिंग, तो फॉर्मूला लगा देते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। बी हमारे पास देखिएगा 1 है, तो -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4। ए हमारे पास कितना है रूट 2, और सी हमारे पास है रूट 2 अपॉन 2। ए हमारे पास कितना है रूट। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है यहाँ पर, है ना। माइनस बी हो गया, -1 हो गया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू रूट टू। ठीक है, अपॉन 2। देखिए 1 का स्क्वायर तो फिर 1 हो गया, रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाता है, आपको याद होगा। ठीक है भाई, देखिए रूट 2 का आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनडायरेक्टली दिस इज रूट 4, और 4 का रूट 2 हो जाता है। ठीक है, तो रूट 2 इंटू रूट 2 आपका 2 हो गया, तो ये हो गया आपका 2, और 2 4 जार 8 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये फिर से भी देखिए रूट में -7 आ गया, तो आप इसे क्या लिख देते हैं 7i स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, चलिए इससे बाय इससे भी करता हूँ, ये -7 आ गया, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 7i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अपॉन 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, अगर आप इसका रूट लेंगे तो 7 का तो खैर 7 ही हो जाएगा, और आई स्क्वायर का रूट आई हो गया अपॉन 2। तो x की ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई, और चाहे तो आप ये लिख सकते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, x हो जाएगा, ये प्लस साइन को आप लेके चले, -1 प्लस रूट 7i अपॉन 2 रूट 2, ये तो हो गया टेकिंग पॉजिटिव साइन। और टेकिंग नेगेटिव साइन आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 7i अपॉन 2। तो x की आपके पास ये दो वैल्यूज निकल कर आ चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से ज़रा सा भी कन्फ्यूजन आपको यहाँ तक नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 9th और 10th दोनों एक जैसे हैं, तो मैं कौन सा करूँ, मैं आपको 10th कर बता देता हूँ फिर। ठीक है, चलिए 9th कर लेते हैं, दोनों एक जैसे हैं, मैं 9th करके बता देता हूँ। ठीक है, आंसर शीट में भी ये लिखा होगा प्लस माइनस एक साथ लगाकर, है ना, तो कोई भी मिल सकता है आपको, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 9th है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ हम रूट 2 एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे 1 सपोज करके हम एलसीएम ले लेते हैं अपना रूट 2। तो रूट 2 अगर आप एलसीएम ले लेंगे तो रूट 2 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा आपका रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस वाले रूट 2 का आप यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो 0 हो जाएगा, 0 का रूट 2 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिएगा ए हमारे पास रूट 2 है, बी हमारे पास रूट 2 है, और सी हमारे पास 1 है। लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, माइनस बी मतलब माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट 2 स्क्वायर माइनस 4a। ए हमारे पास रूट 2 है और सी हमारे पास 1 है अपॉन 2 यानी कि 2 रूट 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, और 4 रूट 2 हो गया है, ये आपको मिलेगा 2 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 2 रूट 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है,
चलिए बहुत अच्छी बात। x इज इक्वल टू माइनस रूट टू आपका ये रहा प्लस माइनस। देखिए आप इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, ना आप इन दोनों में से 2 कॉमन। तो रूट में हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ मिलेगा आपके पास 1 माइनस 2 तो कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 रूट 2, 1 माइनस 2 रूट 2 होल अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, माइनस रूट 2 आपके पास एज इट इज प्लस माइनस। देखिए ये जो रूट है, यहाँ देखिए 2 टर्म अगर मल्टीप्लाई में है, जैसे कि लिखा हुआ है 2 इंटू 5, तो ये जो रूट है दोनों के ऊपर अलग अलग लग सकता है। ठीक है ना, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आप ऐसा कर सकते हैं। अगर रूट लगा हुआ है तो आप उसको अलग अलग आप लगा सकते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है, रूट है 2 है और ये वैल्यू है, तो आप रूट 2 के ऊपर अलग लगा दीजिए और 1 माइनस 2 रूट 2 के ऊपर अलग लगा दीजिए। ठीक है, होल अपॉन 2 रूट 2। देखिए यहाँ से आप रूट 2 कॉमन ले सकते हैं, तो रूट 2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाया, यहाँ बचेगा -1 प्लस माइनस, ये रूट के अंदर आ गया हमारा 1 माइनस 2 रूट 2 अपॉन रूट 2 से आपका रूट 2 कैंसिल आउट हो गया। अब देखता हूँ मैं इसका आंसर उन्होंने क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्या आंसर दिया उन्होंने, देखिएगा x इज इक्वल -1 प्लस माइनस। देखिए उन्होंने क्या किया, यहाँ से माइनस ले लिया कॉमन, तो माइनस कॉमन लेके अंदर हो जाएगा। देखिए माइनस कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस 1 होल अपॉन 2। और माइनस अगर लिखा हुआ है तो माइनस के साथ आप लिख देते हैं आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो 2 रूट 2 माइनस 1 इंटू आई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखिए आई स्क्वायर का रूट तो हमारे पास आई हो जाएगा, ये एज इट इज बना रहेगा। तो रूट में 2 रूट 2 माइनस 1 और आई बाहर आ गया अपॉन, ये हमारे पास हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्लियर हो गया होगा सवाल अच्छे से, दोनों एक्सरसाइजेज। चलिए आज आप इतना करिए, बाकी कल इसको हम लोग कोशिश करते हैं खत्म करने की। ठीक है, चलिए ओके बाय।